नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस इकोनॉमिक इंजन के अंदर झांकेंगे जो देश को चलाता है। हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की एक छोटी सी खरीदारी से लेकर भारी टैक्स कलेक्शन तक का सफर पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कभी सोचा है किसी नए चमचमाते हाईवे या एक विशाल सरकारी स्कूल को बनता देखकर कि भाई इन सबको बनाने और चलाने के लिए आखिर सरकार के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? ये एक आम लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल है। इस सवाल की तह तक जाने के लिए इस विश्लेषण में हम सरकार की भूमिका, बजट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, ग्लोबल कंपैरिजंस और अंत में टैक्स और जन कल्याण के बीच का रिश्ता समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहलू से। सरकार की भूमिका आखिर है क्या? सरकार का काम सिर्फ देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। जरा उन सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में सोचिए जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं: बिजली, स्कूल और रेलवे। इनकी सबसे खास बात यह है कि एक बार ये बन गए तो पूरा का पूरा समाज सामूहिक रूप से इनका फायदा उठाता है। और बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। सरकार MGNREGA जैसी विशाल योजनाएं चलाती है जो गांव में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है और PDS के जरिए खाद्यान्न सुरक्षा तय करती है। साथ ही भारी उद्योग, स्टील उत्पादन और पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे औद्योगिकरण की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सरकार सिर्फ पैसे खर्च नहीं करती, वो नियम भी बनाती है। उदाहरण के लिए चिप्स के पैकेट पर वो छोटा सा FSSAI का निशान देखा है, वो खाने की सुरक्षा तय करता है। या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारे बैंक्स पर नियंत्रण रखता है। ये रेगुलेटर वाली भूमिका भी उतनी ही जरूरी है। तो अब आते हैं दूसरे पहलू पर, द गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट को एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। इसमें सरकार के आने वाले खर्चों और आमदनी का पूरा हिसाब किताब होता है। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या रक्षा विभाग पर कितना पैसा खर्च होगा, ये सब पहले से तय होता है। जमीन पर ये कैसे काम करता है, इसका एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। 2016-17 के छत्तीसगढ़ बजट को ही ले लीजिए। वहां 70,000 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित था, जबकि आमदनी का अनुमान सिर्फ 62,000 करोड़ था। ऐसे विशाल आर्थिक प्लान्स ऐसे ही पास नहीं हो जाते, इसके लिए विधानसभा की सख्त मंजूरी चाहिए होती है। इतने बड़े खर्चों को सुनकर हमारा तीसरा मुद्दा खुद ब खुद सामने आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। देश का खर्च चलाने के लिए टैक्स ही सबसे बड़ा सहारा है। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। पहला, डायरेक्ट टैक्स, जो सीधे किसी की आमदनी या कॉरपोरेट मुनाफे पर लगता है। और दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमारी रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शांति से छुपा होता है और आखिर में उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसका एक कैस्केडिंग असर होता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। मान लीजिए सरकार ने कच्चे लोहे पर टैक्स बढ़ा दिया, उससे स्टील शीट महंगी होगी, फिर स्टील के पाइप महंगे होंगे और आखिर में जो साइकिल मार्केट में आएगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। असर सीधा आम आदमी की जेब पर। इस आंकड़े पर एक नज़र डालते ही समझ आ जाता है कि सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस देश के खजाने का एक बहुत विशाल हिस्सा बनाते हैं। और हाँ, इसके साथ कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स भी बराबर की भूमिका निभाते हैं। अब टैक्स ऑन टैक्स की समस्या को सुलझाने के लिए आता है हमारा चौथा मुद्दा, द वैल्यू एडेड टैक्स। जो साइकिल वाली महंगाई हमने देखी, उस भारी बोझ को खत्म करने के लिए टैक्स सिस्टम को मॉडर्नाइज करना जरूरी था। यहाँ एंट्री होती है वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट और उसके नए रूप GST की। इस मॉडर्न सिस्टम में टैक्स सिर्फ उत्पादन के हर स्टेप पर जोड़े गए नए मूल्य पर लगता है। पूरा गेम ही चेंज हो गया, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ नए जोड़े गए मूल्य पर टैक्स लगता है। इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पक्के और सही बिल का होना लाजमी हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? टैक्स चोरी की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाती है। चलिए थोड़ा पीछे हटकर मैक्रो लेवल पर देखते हैं। हमारा पांचवा मुद्दा, ग्लोबल टैक्स कंपैरिजंस। अगर हम 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े देखें तो भारत का टैक्स टू GDP अनुपात करीब 16.6% था। ये अमेरिका या UK जैसे विकसित देशों से तो कम है ही, बल्कि ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी काफी पीछे हैं। और दोस्तों, यहाँ हमारा वो खास लक्ष्य ध्यान में आता है, निरंतर 5% आर्थिक विकास यानी सस्टेन्ड 5% ग्रोथ।
अगर उस तेज विकास दर को पाना है और मेंटेन करना है तो इस टैक्स अनुपात को और बेहतर करना होगा ताकि विकास कार्यों में तेजी आए। जो सीधा हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम मुद्दे पर लाता है, टैक्सेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। ये ग्लोबल कंपैरिजन आम आदमी के लिए इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है, सरकार की कुल आमदनी घटेगी। इसका असर विकास के फंड्स पर पड़ेगा, यानी ह्यूमन कैपिटल जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के जरूरी कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सरकार के पास पैसे कम पड़ जाएंगे। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोग रोजमर्रा की चीजों पर जो टैक्स चुकाते हैं वही सीधे तौर पर नए अस्पताल बनाने, गरीबों तक राशन पहुंचाने और देश का भविष्य सुरक्षित करने के काम आता है। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर इकट्ठा न हुआ हर एक टैक्स का रुपया सार्वजनिक कल्याण और हमारी उस 5% ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बनता है, तो एक विकासशील देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सबसे जरूरतमंद नागरिकों की भलाई के बीच सबसे बेहतर संतुलन आखिर बनाए तो बनाए कैसे? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।